अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इम्यूनोलॉजी एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट्स। वी टॉक्ड अबाउट इम्यून सिस्टम, वी टॉक्ड अबाउट इम्यूनिटी एंड व्हाई देयर इज इम्यूनिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा अब अच्छे से कि व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाई देयर इज इम्यूनिटी। सो द आंसर इज सिंपली दैट in order to protect our body from different types of pathogens as well as toxins, we have been provided with this special gift which is called as immunity. Now here a question arises that if there is immunity in our body, then how come we get attacked by different types of pathogens or different types of dreadful diseases such as malaria, AIDS, cancers, tuberculosis, hepatitis, etc. And there are so many other such diseases. तो यहाँ पे मसला क्या होता है? What happens is that actually there are various mechanisms, certain mechanisms that challenge our immune system, that break our immune system or that elude our immune system. तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो immune system है वो वहाँ पे धोखा खा जाता है, तो वो फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है इन डिजीज के पैथोजेन्स को। तो इससे पहले कि वो उनको रिकॉग्नाइज कर पाए ये पैथोजेन्स, इन डिजीज के पैथोजेन्स, उससे पहले ही कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स दिखाते हैं जिसकी वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम के हार्म से बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट हेयर मलेरिया, मलेरिया एक ड्रेडफुल डिजीज है जो एक प्रोटोजोन पैथोजन से हो जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आप सबको पता होगा कि मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोन पैथोजन है, ठीक है। तो अगर हम इस प्लाज्मोडियम की तरफ देखते हैं, इसके सरफेस पे, प्लाज्मोडियम के सरफेस पे कुछ एंटीजेन्स होते हैं, कुछ एंटीजेन्स होते हैं। एंटीजेन्स आपको पता होगा, दीज आर those molecules or those substances, those compounds which act against our immune system, or more correctly we say that antigens are those molecules which are capable of causing an immune response, जिनमें कैपेसिटी होती है ताकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को उकसा सके, इसको जलाने का काम कहते हैं, ठीक है। सपोज there are some antigens present on the surface of plasmodium, तो इन एंटीजेन्स को हम स्पेशल एक नाम बोलते हैं जो प्लाज्मोडियम के सरफेस से प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं VSGs, वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहाँ पे क्या होता है, दरअसल जब ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये साथ साथ में ही अपने जो एंटीजेन्स होते हैं इसके बॉडी सरफेस पे उनको चेंज करता है, उनको विदिन मिनट्स और विदिन 2 मिनट्स, विदिन 3 मिनट्स उनको चेंज करता है। तो इससे यहाँ पे क्या होता है, इससे पहले कि हमारा इम्यून सिस्टम कोई इम्यून रेस्पॉन्स इस प्लाज्मोडियम पे माउंट करता, तो उससे पहले ही इसने वो सारे एंटीजेन्स चेंज किए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम फिर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं और इनको हम बोलते हैं एस्केप मैकेनिज्म्स। तो ये जिनकी वजह से ये जो वायरस है या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोन है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के एक्शन से बच जाते हैं। अब ये एस्केप मैकेनिज्म्स कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में एंड हाउ इट हैपन्स, दिस थिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ आवर टुडेज टॉपिक एक्चुअली। We will discuss these things some other time inshallah. Our today's topic is types of immunity. जब हम immunity की बात करते हैं, we should remember that there are 2 types of immunity, and these are innate immunity, जिसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एंड नंबर 2 इज acquired immunity.
और जिसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। एंड दीज टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि कौन सा टाइप कहां से आता है, ऑन दैट बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नाउ what is innate immunity? As the name suggests, it is inborn, innate. It is that immunity which is present since birth. It is present since birth. It is also called as genetic immunity. It is also called as genetic immunity. Now, why this innate or inborn immunity is called as genetic immunity? The answer is that this type of immunity is already genetically inherited from our parents. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम साइड करेंगे, कैनाइन डिस्टेंपर। कैनाइन डिस्टेंपर एक फेटल डिजीज होती है डॉग्स में, कैनाइन्स में, ठीक है। लेकिन ये जो कैनाइन डिस्टेंपर है ये ह्यूमन बींग्स को अटैक नहीं करती है, ह्यूमन बींग्स में ये डिजीज नहीं पाई जाती है। व्हाई? द आंसर इज दैट ह्यूमन बींग्स आर फाउंड टू बी जेनेटिकली इम्यून टुवर्ड्स दिस डिजीज, दैट इज व्हाई कैनाइन डिस्टेंपर इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस इनेट इम्यूनिटी इज दैट इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक, non-specific means this type of immunity does not work against a specific pathogen or specific toxin. For example, we have skin. हमारा जो skin होता है it is a part of innate immunity because it provides innate immunity to us, to our body. अब जो ये स्किन होता है ये कैसे काम करता है? हाउ इट इज ए पार्ट ऑफ इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी? एक्चुअली इट आवर स्किन एक्ट्स एज ए बैरियर, तो ये रोकने का काम करता है। इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजेन्स इनटू आवर बॉडी। इसका काम यही होता है कि इस स्किन का काम यही होता है कि हमारी बॉडी में ये जो पैथोजेन्स है ये एंटर ना कर सके, चाहे फिर वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो। लेकिन ये जो हमारा ये स्किन होता है ये किसी खास पैथोजन के लिए काम नहीं करता, ये किसी खास पैथोजन को नहीं रोकता है, ये सिर्फ वायरसेस को नहीं रोकता है, सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं रोकता है, सिर्फ प्रोटोजोन को नहीं रोकता है, सिर्फ हेलमिंथ्स को नहीं रोकता है, सिर्फ फंजे को नहीं रोकता है। इसका काम होता है वायरस को भी स्टॉप करना, बैक्टीरिया को भी, बैक्टीरिया की एंट्री को भी स्टॉप करना, एंड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑल अदर पैथोजेंस एज वेल एंड टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस। दैट इज व्हाई ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप। अनदर एग्जांपल यहाँ पे हम साइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव HCl. HCl in our stomach, it also it's a part of innate immunity. It provides innate immunity, but it is also, its action is also non-specific, क्योंकि ये HCl भी किसी खास पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं करता है, बल्कि इस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक में होता है इसकी कोशिश ये रहती है कि मैं हर किसी पैथोजन, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजे हो और कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, हर किसी को मैं डैमेज कर सकूं, डिस्ट्रॉय कर सकूं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक एक्शन, नॉन स्पेसिफिक नेचर। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड टाइप which is called as acquired immunity or adaptive immunity. As the name suggests, it is that type of immunity which is gained after birth. After birth, this type of immunity is called acquired because it is gained after the birth of an individual. So what actually happens here? जब किसी इंडिविजुअल की बर्थ हो जाती है तो वो नेचुरली एक्सपोज हो जाता है टुवर्ड्स हिज और हर एनवायरनमेंट। लेकिन हमें पता है ये जो हमारा एनवायरनमेंट है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डाइवर्स टाइप्स ऑफ पैथोजेंस एंड डाइवर्स टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स। तो ये स्टिमुलेट करना शुरू करते हैं उस इंडिविजुअल की बॉडी को, यानी कि जो रिसेंटली एक्सपोज हुआ है टुवर्ड्स इट्स एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल सपोज
दिस इज आवर एनवायरनमेंट। जब एक इंडिविजुअल की बर्थ हो जाती है यहाँ पे, तो हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेन्स होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, फंजे, या कोई टॉक्सिन होता है। तो वो जब हमारी बॉडी एक्सपोज हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये बैक्टीरिया, फंजे, प्रोटोजोआ, पैथोजेन्स या ये टॉक्सिन्स, दीज एक्ट एज एंटीजेन्स फॉर आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के खिलाफ ये हमारी बॉडी को अटैक करना चाहते हैं। सपोज दिस बैक्टीरिया अटैक्स आवर बॉडी, दिस virus attacks our body, this protozoa attacks our body, this fungi attacks our body। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो नेचुरली प्रिपेयर हो जाती है इन टॉक्सिन्स के खिलाफ, इन एंटीजेन्स के खिलाफ वो एक्ट करना शुरू कर देती है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। यहाँ पे याद रखना आप, एंटीबॉडीज। सो यहाँ पे क्या हम देखते हैं, जब हमारी बॉडी एक्सपोज हो जाती है टुवर्ड्स दीज एंटीजेन्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, तो वहां पे हमारी बॉडी स्टार्ट करना, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, एंटीबॉडीज। सो वेरी रिच, वेरी ह्यूज सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज आर फॉर्मड इन आवर बॉडी। एंड व्हाट आर दीज एंटीबॉडीज, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे, दीज आर protective proteins। These antibodies are special type of proteins. These are protective proteins, or we can say beneficial proteins that work against antigens। These are protective proteins that work against antigens। तो ये एंटीबॉडी जो है यहाँ पे ये इन एंटीजेन्स के खिलाफ काम करना स्टार्ट करेंगी, अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट वायरस, अगेंस्ट प्रोटोजोआ, अगेंस्ट फंजे, और जो भी कोई पैथोजन होगा तो हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंड करेगी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारी बॉडी बच जाती है फिर against the harmful effect of these antigens और pathogens, क्योंकि इन pathogens को इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है with the help of antibody production। तो second point about this acquired immunity is that it is specific। It is specific in nature, it is specific in action, and this is totally opposite to this part of innate immunity। और यहाँ पे हमने लिखा था नॉन स्पेसिफिक, लेकिन ये यहाँ पे स्पेसिफिक, इसकी एक्शन स्पेसिफिक होती है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि व्हाट डज दिस स्पेसिफिक एक्शन मीन। हियर इट मीन्स दैट सपोज आपको इसे समझ में आएगा, कोई वायरस होगा या कोई बैक्टीरिया होगा या कोई फंजी होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। एंटीबॉडीज क्योंकि हमें पता है जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट मेनली वर्क्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, इट इज बेस्ड ऑन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस वायरस के लिए अलग एंटीबॉडी काम करेगी, इस बैक्टीरिया के लिए अलग एंटीबॉडी काम करेगी, और इस फंजी के लिए अलग एंटीबॉडी काम करेगी। Suppose if it is antibody 1, it will be antibody 2nd and it will be antibody 3rd। तो यहाँ पे क्या होते हैं, different antigens or different pathogens are neutralized by different types of antibodies। That is why this is called specific type of immunity, or we can say here different antigens are acted upon by different or specific antibodies। अगर यहाँ पे बैक्टीरियाज भी, अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया भी, हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीशीज होती है, बहुत सारे किस्म होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होते हैं, या बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं।
तो उन बैक्टीरिया में भी हम देखते हैं कि अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबॉडी काम करेगी, उनको अलग अलग अपनी एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज करेगी. तो दैट इज व्हाई we say that this acquired immunity is specific in nature, because here specific or different antigens are worked upon by different types of antibodies, their own specific antibodies. And another point about this type of immunity, I will write again, acquired or adaptive. Another point about this type is that it is called as adaptive. It is called as adaptive immunity. While as sometimes we say that is innate or inborn immunity, it is called as non-adaptive. Non-adaptive. So innate immunity is non-adaptive in nature, while as acquired immunity is adaptive in nature. That is why we say that this is also called as adaptive immunity, this acquired immunity. Now यहाँ पे हम समझेंगे कि इसको adaptive क्यों बोलते हैं. Adapt means to change, because it has changing nature. Changing nature. अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी का चेंजिंग नेचर कैसे होता है? दरअसल ये होता है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी, जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की बॉडी आफ्टर बर्थ उसकी बॉडी ग्रोथ करती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो बॉडी होती है, इट गेट्स एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एंटीजेंस, न्यू पैथोजेंस. लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि उसके इम्यून सिस्टम में भी चेंजेस आती है, वहां पे भी उन न्यू पैथोजेंस के खिलाफ, उन न्यू एंटीजेंस के खिलाफ न्यू एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडेप्टिव. इट हैज चेंजिंग नेचर. यानी कि जितनी जितनी ज्यादा पैथोजेंस अटैक करेंगे, जितने जितनी ज्यादा टॉक्सिन्स अटैक करेंगे, उतनी ही ज्यादा बॉडी में, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस हो जाएंगी to prepare our body for the fight that will benefit us. On the other hand, if we look upon this type of immunity, innate immunity or inborn immunity, यहाँ पे हमने लिखा non-adaptive. It is non-adaptive in nature. Non-adaptive means no change, or we will write changeless nature. इसका changeless nature होता है. सपोज हम फिर से बात करेंगे स्किन की. स्किन पहले से ही स्किन होता है, ये इसमें कोई चेंज नहीं आती है. इट इज ये पहले से ही, ये बिफोर बर्थ इट इज स्किन एंड आफ्टर बर्थ इट इज स्टिल स्किन. इसमें कोई चेंज नहीं आती है, ठीक है, सिर्फ ग्रोथ हो जाती है. या अभी हम HCl की बात कर रहे थे, दैट HCl इज ऑलवेज HCl, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक, ठीक है. तो वो हमेशा HCl ही रहता है, उसमें कोई चेंज, उसमें बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वायरस को किल करने के लिए, या नए बैक्टीरिया को किल करने के लिए कोई चेंज नहीं आती है. दैट इज व्हाई इट इज नॉन एडेप्टिव और चेंजलेस इन नेचर. सो लेट मी वाइप इट फर्स्ट. तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा था, हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. तो यहाँ पे हमने बात की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट और इनबॉर्न, एंड एक्वायर्ड और एडेप्टिव. एक्वायर्ड और एडेप्टिव नेचर, ठीक है. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बोला इट इज जेनेटिक प्लस इट इज नॉन स्पेसिफिक प्लस इट इज नॉन एडेप्टिव. तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इट इज specific plus adaptive and
प्लस यहाँ पे मैंने एक और चीज ऐड की, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा मेमोरी। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी का एक और इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क जो होता है वो होता है मेमोरी। ये अपने अपने साथ साथ में मेमोरी यानी कि ये एक रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर करके रखता है, ये इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन जब हम इनेट इम्यूनिटी में देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं लो मेमोरी। तो जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मसला क्या होता है, दरअसल होता क्या है यहाँ पे, जब हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है और एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करती है, आपको पता है इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। लेकिन यहाँ पे साथ साथ में जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है, वहां एंटीबॉडी प्रोडक्शन के साथ साथ ही में उस एंटीबॉडी का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, सेव रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए मेमोरी। इसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, यानी कि कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई और किस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई या किस टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे वो मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, one of the important distinction about these two types of immunities. Now let us move ahead. तो जब हम फिर बात करते हैं innate immunity की या inborn immunity की, this innate immunity is further divided into two types. It has further two types which we have to memorize, which we have to understand. Those two types are one is external immunity and second is internal immunity. Innate immunity is further divided into two types. One is external immunity and second is internal immunity. इस external immunity को it is also known as first line of immune defense, और इस internal immunity को हम बोलते हैं second line of इम्यून डिफेंस। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करूंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है या जो हमारी इम्यूनिटी होती है, इसमें प्रेजेंट होते हैं थ्री लाइन्स ऑफ डिफेंस। देयर आर थ्री बॉर्डर्स और थ्री लाइन्स ऑफ डिफेंस इन अवर इम्यून सिस्टम। दोज आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो थ्री लाइन्स है, लेकिन जो फर्स्ट टू लाइन्स है, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस, वो हमें प्रोवाइड करता है दिस टाइप इनेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी। तो याद रखिएगा यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी हमें टू लाइन्स ऑफ डिफेंस, इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट लाइन एंड सेकंड वन इज सेकंड लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस। तो यहाँ पे बची थर्ड लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस, तो वो हमें प्रोवाइड करती है दिस टाइप एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज आल्सो कॉल्ड एज थर्ड लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस। सो लेट अस नाउ talk about this external immunity or first line of immune defense. So we should remember here that this line of defense or this type of innate immunity is provided by physical barriers and also physiological barriers.
फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस है, जो एक्सटर्नल इम्यूनिटी है, इट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय टू थिंग्स। ये दो चीजों से काम करते हैं। फर्स्ट थिंग इज फिजिकल बैरियर से, और इसमें आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में आते हैं वो बैरियर्स, फॉर एग्जांपल इसमें आता है हमारा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। Skin and mucous membrane, these act as physical barriers. These provide external immunity to our body. How? Because जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे स्किन के बारे में, it naturally acts as a barrier. It prevents the entry of different types of diverse pathogens and toxins into our body. ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना काम करता है. It provides immunity. Immunity means protection, and it provides that protection. Second one is mucous membrane. ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आपको पता होगा, ये हमारी ऑल जो हमारी इंटरनल जो कैविटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बी इट आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एनस. या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, या हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें, तो वो इंटरनली लाइन होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से. इसके बारे में आपने पढ़ा होगा. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पैथोजेन्स एंड टॉक्सिन, दैट इज इट आल्सो प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी. अब कैसे ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये हमें कैसे बचाती है फ्रॉम पैथोजेन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स? क्योंकि इस म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये हमेशा सेक्रेट करती रहती है, म्यूकस सेक्रेट करती रहती है. तो that mucus somehow tries to prevent our body, our tissues from the harmful attack of viruses, bacteria, etc. यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलूंगा, आपने सुना होगा कि आजकल जो कोविड-19 पैंडेमिक है, वहां पे हमारे डॉक्टर उसके एडवाइस करते हैं. वो एडवाइस करते हैं कि जो आपका जो थ्रोट है, ठीक है, उसको आप ड्राई होने मत दीजिएगा. यानी कि वो हमें यहाँ पे क्या बोलते रहते हैं कि क्या नसीहत करते रहते हैं कि आप कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा पानी पिया करो, और वो पानी क्या होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए वो, ठीक है. तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, हमारे डॉक्टर्स हमें ऐसी नसीहत क्यों करते हैं, हमें सजेस्ट क्या करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ताकि आपका जो थ्रोट है ये, उसको आप सूखा मत होने दो, इसको आप ड्राई मत होने दो, ये वेट रहना चाहिए. क्योंकि जब ये ड्राई होता है, दैट ड्राइंग मीन्स इसका जो म्यूकस होता है वो वहां पे इरेडिकेट होता है, म्यूकस गायब होता है, ठीक है. तो म्यूकस मेम्ब्रेन ये तब काम करेगी जब इस पे म्यूकस होता है. सपोज दिस इज ए म्यूकस, यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज दिस इज आवर थ्रोट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये कंटिन्यूसली म्यूकस सेक्रेट करेगी. तो जब तक हमारे इस म्यूकस मेम्ब्रेन पे थ्रोट के म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा, तब तक ये म्यूकस प्रिवेंट करता है कोविड-19 वायरस को कि ये हमारी सेल्स के साथ, एक्चुअल मेम्ब्रेन के साथ, एक्चुअल टिश्यू के साथ एडियर ना हो. ताकि जब ये वायरस एडियर होता है हमारे एक्चुअल टिश्यू के साथ, तब इसको फिर मतलब गायब या इसको फिर खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, या इसका रिमूव हो जाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. दैट इज वाई डॉक्टर बोलते रहते हैं कि आप कंटिन्यूसली वाटर पिया करो, क्योंकि जब हम पानी पिया करेंगे हमारा थ्रोट सूखा नहीं रहेगा और म्यूकस कंटिन्यूसली सेक्रेट होता रहेगा. अब जो वायरस बचा होगा यहाँ पे म्यूकस वो वायरस म्यूकस के साथ सिटिक होगा, तो वो नीचे म्यूकस आ जाएगा और वो स्टोमक में आएगा. तो स्टोमक में हमारा HCl होता है, तो वो HCl उन वायरसेस को, चाहे फिर कोविड-19 का वायरस हो या और कोई वायरस हो, उसको वो फिर अटैक करता है और उसको किल भी करता है. तो HCl में कोविड-19 फिर जिंदा नहीं रह पाता है. ये तो हो गए फिजिकल बैरियर्स. अब हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करेंगे, तो इसमें हमें आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स. फॉर एग्जांपल
सलाइवा और टीयर्स, यहाँ HCl की बात मैं कर रहा था, HCl। तो जो हमारा सलाइवा होता है या हमारे टीयर्स होते हैं या हमारा स्वेट होता है, इसमें हम एक इंपॉर्टेंट एंजाइम को देखते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, तो हमारे सलाइवा में या हमारे टीयर्स में या हमारे स्वेट में क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइसोजाइम की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। एंड दिस लाइसोजाइम एक्ट्स एज नेचुरल एंटीबायोटिक। ये बैक्टीरिया को नहीं छोड़ता है, ये उनको किल करके ही रहता है, क्योंकि ये जो लाइसोजाइम है ये हमें पता है जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसको जो आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर उसके खिलाफ ये लाइसोजाइम काम नहीं करता है, उसको ये अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सेल वॉल होता ही नहीं। लेकिन ये जो लाइसोजाइम है उसको छोड़ के तमाम बैक्टीरिया जो भी है उनमें सेल वॉल होता है, और उसका इस लाइसोजाइम का टारगेट वही सेल वॉल होता है। वो उसको ब्रेक करता है, डैमेज करता है उस सेल वॉल को तोड़ के, तो वो बैक्टीरिया फिर नेचुरली उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमें फिर बचाता है। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दोज बैक्टीरिया, लाइसोजाइम। या हमारा HCl की बात कर रहे थे। यहाँ जब हम इंटेस्टाइन्स में देखते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में एक किस्म की सेल्स प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं पेनिस सेल्स। पेनिस सेल्स, ये जो पेनिस सेल्स होती है हमारी इंटेस्टाइन्स में, दीज सेक्रेट सम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। तो ये भी यहाँ पे हम दीज आल्सो प्रोवाइड ए सॉर्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। यहाँ फिजियोलॉजिकल बैरियर में टेम्परेचर भी आता है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई किसी माइक्रोब का इन्फेक्ट मतलब माइक्रोब का अटैक होता है, किसी पैथोजन का अटैक होता है या पैरासाइट का अटैक होता है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। जब हाइपरथर्मी हो जाती है यहाँ पे हमारी बॉडी में, तो ये होता क्यों है, इट इज फॉर आवर बेनिफिट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज हाई टेम्परेचर एक्ट्स एज ए नेचुरल बैरियर, इट नेचुरली स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा आपकी एक्सटर्नल इम्यूनिटी क्या होती है। नाउ लेट अस, दिस वाज फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस। क्योंकि अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इस एक्सटर्नल इम्यूनिटी को क्यों बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस, क्योंकि सबसे पहला बैरियर यही है। अगर हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को किसी पैथोजन को अटैक करना है या किसी बैक्टीरिया को एंटर होना हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले उसको कौन सी लाइन क्रॉस करनी है, फर्स्ट लाइन, दैट इज स्किन, दैट इज आवर म्यूकस मेम्ब्रेन। तब ये हमारी बॉडी में एंटर, अगर उसने क्रॉस किया तब ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, अदरवाइज उसको यहाँ पे ही आउट हो जाना है, उसको यहाँ पे ही स्टॉप करना है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट इंटरनल इम्यूनिटी। इंटरनल इम्यूनिटी, और इट इज सेकंड टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इट इज इनेट इम्यूनिटी and it is also called as second line of immune defense. Now how it works, what things give us internal immunity, ये कैसे काम करते हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे सेलुलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स। So we should remember here that our internal immunity of innate immunity, it works mainly with the help of cellular barriers and with the help of cytokine barriers. Cellular barriers में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी सेल्स होती है हमारे इम्यून सिस्टम में जो काम करती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मैं उन सेल्स का नाम हम लिखेंगे कौन सी सेल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर न्यूट्रोफिल्स प्लस मैक्रोफेजेस। ये जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होती है, यहाँ पे आप याद रखना, चले पहले हम साइटोकाइन बैरियर्स को हम पहले मिटाएंगे। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा सा समझेंगे, इन सेल्स को, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज। यहाँ पे क्या होता है, दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दीज एक्ट एज phagocytes.
यहाँ पे याद रखना, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस ये क्या होती है, ये कौन सी सेल्स होती है, आपने पढ़ा होगा दीज आर एक्चुअली दीज सेल्स, दीज आर टाइप्स ऑफ आवर व्हाइट ब्लड सेल्स दैट आर नेचुरली प्रेजेंट, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन अवर ब्लड। क्योंकि ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स की बात चल रही है, आपने वहां पे पढ़ा होगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, कैसे, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस आर 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये जो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस है ये एक्ट करते हैं प्रोफेशनल फैगोसाइट्स, इनका काम ही होता है फैगोसाइटोसिस करना। ये यहाँ पे आप फैगोसाइटोसिस याद रखें, फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग, यानी कि ये पैथोजेन्स को, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एनी टॉक्सिन हो, उसको फैगोसाइटाइज करते हैं, यानी कि उसको अपनी बॉडी सेल में लेके उसको ब्रेक डाउन करते हैं उसको, तो फिर वो बैक्टीरिया या वायरस फिर वो हमें अटैक नहीं कर सकता है। दैट इज व्हाई दीस आर कॉल्ड प्रोफेशनल, दीस आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोफेशनल किलर्स। इनको हम बोलते हैं प्रोफेशनल किलर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, सॉरी, इनको हम बोलते हैं प्रोफेशनल किलर्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। इनको न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को, क्योंकि ये कोशिश करते हैं जो भी कोई पैथोजन हो, जो भी कोई टॉक्सिन हो, उसको हम किल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस, तो उसको इंटरनलाइज कर देते हैं ये 2 सेल्स। तो कभी कभी हम इन 2 सेल्स को बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। So sometimes these are also called as soldiers of our body। कौन कौन सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज। सिर्फ यही 2 सेल्स ही नहीं होती है यहाँ पे, और भी कोई बहुत सारी इम्यून सेल्स होती है जो हमें इंटरनल इम्यूनिटी देती है, सेकंड लाइन इम्यून डिफेंस में काम करते हैं। इस बॉर्डर पे ये सेल्स काम करते हैं, किस बॉर्डर पे, सेकंड लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस पे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर another type of cells called as NK cells। NK cells are called as natural killer cells। इनको हम बोलते हैं शॉर्ट में NK cells। ये भी किलर सेल्स ही होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होती है यहाँ पे, ये फैगोसाइट किलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस, लेकिन ये NK सेल्स ये भी बैक्टीरिया को, वायरस को, सॉरी बैक्टीरिया की, पहले मैं एक बात यहाँ पे आपको बोलूं कि ये जो NK सेल्स होती है ये सिर्फ काम करती है अगेंस्ट वायरसेस एंड ट्यूमर सेल्स। जो NK सेल्स होती है तो मेनली ये फाउंड किया जाता है कि ये एक्ट करते हैं अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स के खिलाफ ये काम करती है। दरअसल यहाँ ये कैसे काम करते हैं, ये इनको फैगोसाइटोसिस यहाँ पे इनकी फैगोसाइटोसिस नहीं करता है ये, बल्कि ये कुछ ऐसे सबस्टेंस रिलीज करता है जिनकी वजह से वो वायरसेस और वो ट्यूमर सेल्स वो नेचुरली उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, एंड दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर इम्यून सिस्टम। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि किसी पेशेंट में ये NK सेल्स अगर किसी इंडिविजुअल में नहीं पाई जाएगी, यानी कि इनकी एब्सेंस होती है किसी में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उस पर्सन को एक डिजीज होती है, उसको हम बोलते हैं कीडेक हिगाशी सिंड्रोम। तो एक कंडीशन पैदा होती है यहाँ पे जब एक इंडिविजुअल में ये NK सेल्स एब्सेंट होती है, हम बोलते हैं उस पर्सन को कीडेक हिगाशी सिंड्रोम है, यानी कि उसमें NK सेल्स नहीं प्रेजेंट होती है। तो नेचुरली हम उस पर्सन में, उस पेशेंट में हम क्या देखते हैं, उसका इम्यून सिस्टम नेचुरली वीक हो जाता है, तो वो बहुत आसानी से फिर बैक्टीरिया एंड अदर इन्फेक्शंस उसको अटैक कर पाते हैं, तो फिर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उसकी डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेल्यूलर बैरियर्स की, लेकिन यहाँ पे दूसरा बैरियर भी होता है। यहाँ पे सेकंड बैरियर होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर।
साइटोकाइन बैरियर्स भी यहाँ पे होते हैं, इंटरनल सेकंड लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस पे साइटोकाइन बैरियर्स भी काम करते हैं। ये साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं? व्हाट आर दीज साइटोकाइन्स? एक्चुअली दीज आर केमिकल्स, दीज आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये साइटोकाइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, द बेस्ट नोन साइटोकाइन इज इंटरफेरॉन। Interferon is best known cytokine and it is secreted by virus infected cells, VICs। यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी हमारी बॉडी की किसी सेल को हम कोई वायरस अटैक करता है तो वो जल्द से इंटरफेरॉन रिलीज करता है। तो ये इंटरफेरॉन क्या करता है फिर? इट एक्ट्स एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, यानी कि ये दूसरे सेल्स को सिग्नल देता है, वार्निंग देता है कि हम आपको थ्रेट है किसी वायरस की, वो आपको अटैक करने वाला है। तो विद द रिजल्ट वो जो अदर सेल्स होती है वो प्रिपेयर हो जाती है टू फाइट अगेंस्ट दैट वायरस। और या वहां पे वो इंटरफेरॉन ये दूसरा काम भी कर सकता है, ये एनके सेल्स को रिक्रूट कराता है, एनके सेल्स को। और आप अभी हम बात कर रहे थे एनके सेल्स ये तो किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, तो वहां पे क्या होता है, अदर सेल्स फिर बच जाती है, ठीक है।